हेलो इंजीनियर्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे WSM मेथड से आप किसी बीम का कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे सिंगली कि अगर आपको कोई बीम दिया हुआ है और अगर आप उसको डिज़ाइन करना है तो सिंगली रीइंफोर्स्ड मेथड का यूज़ करके आप कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इस बीम को डिज़ाइन करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि WSM मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये लिखा है कि फाइंड MOR का मतलब होता है दोस्तों कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RCC बीम, मतलब ये जो बीम है वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है of 300 mm wide and 500 mm effective depth in reinforce का मतलब होता है दोस्तों रीइंफोर्समेंट, यानी जिसको आप सरिया कहते हैं। ठीक है, विद 3 बार ऑफ 16 mm डायमीटर, यूज़ M20 ग्रिड ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब जो आपका कॉन्क्रीट का ग्रिड है वो M20 दिया हुआ है। ठीक है, और Fe415 स्टील का मतलब है कि जो आपका स्टील है वो Fe415 ग्रेड का है। ठीक है, यानी कि कॉन्क्रीट का ग्रेड M20 और स्टील का Fe415। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जितने गिवन डाटा हैं, जितने गिवन वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में दी हुई है पहले उसको एक जगह नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 300 mm वाइड। वाइड का मतलब होता है विड्थ, तो विड्थ को इंडिकेट करते हैं B से, तो B इज इक्वल टू 300 mm। ठीक है, ये हो गया आपका विड्थ एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। अब सबसे पहले तो आपको ये समझाते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये आपका बीम है। ठीक है, इस बीम का ये टोटल डी जो है वो ओवरऑल डेप्थ हो गया, जो आपके इस बीम के टॉप से लेके बॉटम तक की दूरी हो गई। ठीक है, और इस बीम का जो है ये बी जो इसका विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, अब देखिए ऊपर की साइड तो कॉम्प्रेशन जोन होता है और नीचे की साइड टेंशन जोन होता है। तो कॉम्प्रेशन जोन में सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट होता है, बट टेंशन जोन में आपका रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता है जिसको आप सरिया बोलते हैं। तो यहाँ सरिया प्रोवाइड है, तो इस सरिये के मिड से लेके ऊपर के टॉप तक की दूरी, मतलब इस सरिया जो है टेंशन जोन में जो प्रोवाइड है उसके हाफ से लेके बीम के टॉप तक की टोटल जो डिस्टेंस है उसको T बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया T जो आपका दिया हुआ इफेक्ट, इसी को कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है दोस्तों, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ को D से इंडिकेट करते हैं, यानी कि 500 mm इफेक्टिव डेप्थ का मतलब है D इज इक्वल टू 500 mm। ठीक है, अगला है रीइंफोर्स्ड विद 3 बार ऑफ 60 mm डायमीटर। अब रीइंफोर्समेंट यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकालना है। रीइंफोर्समेंट किस में, टेंशन जोन में प्रोवाइड है, तो AST निकालेंगे। ठीक है, इसको AST बोलते हैं। AST का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, तो AST निकालने का सिंपल फार्मूला ये है, एरिया निकालने का फार्मूला होता है π/4d²। ठीक है, तो D की जगह डायमीटर यहाँ आपका क्वेश्चन में गिवन था 16 mm, आपने 16 रखा। ये तो हो गया एक आपका एक बार के लिए एरिया, पर यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई π/4 और D² की जगह 16²। जब इसको आप कैल्शियम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 603.185 mm²। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैल्शियम में, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, एरिया है और सारी वैल्यूज़ mm में दी हुई थी इसीलिए mm² हमने लिखा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखिए M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब ये जो आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड दिया है वो M20 दिया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिग्मा CBC मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन जोन। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, और रीइंफोर्समेंट के लिए सिग्मा ST यानी कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई है, तो उसके लिए आपको IS कोड 456/2000 का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको M20 ग्रेड और Fe415 स्टील दोनों के लिए वैल्यू दी हुई होगी सिग्मा CBC और सिग्मा ST। सिग्मा CBC जो है वो कंक्रीट के लिए है तो M20 के लिए यूज़ होगा, और सिग्मा ST जो वो रीइंफोर्समेंट के लिए है तो Fe415 यूज़ हो गया। ठीक है, तो आप चलते हैं IS कोड में। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है ये रहा आपका IS कोड। ठीक है, तो IS कोड में पेज नंबर 81 पे अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको एक ऐसा चार्ट दिया होगा। ठीक है, टेबल नंबर 21। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 456
2000 का मैंने यूज़ किया है। तो टेबल नंबर 21 में इतनी वैल्यूज़ गिवन है। अब आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू आपके क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब देखिए पहले कॉलम में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बेंडिंग, डायरेक्ट और टाउ तीनों का यानी कि शियर स्ट्रेस का और डायरेक्ट का और बेंडिंग का दोनों का स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब इतने सारे स्ट्रेस की वैल्यू में आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू चूज़ करनी है। तो आपके क्वेश्चन में ग्रेड दिया था कॉन्क्रीट का M20, अब यहाँ देख रहे हैं M20 ग्रेड दिया हुआ, ठीक है। अब M20 के लिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा CBC, ठीक है, सिग्मा CBC लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा CBC, ठीक है। तो अब सिग्मा CBC के लिए आपको वैल्यू देखनी है। अब देखिए M20 ग्रेड के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ 7.0 लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस है तो यूनिट आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी। तो M20 ग्रेड के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू होती है 7.0, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में भी ये लिखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है सिग्मा CBC इज इक्वल टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी टेबल में आपको देखा पेज नंबर 81 में और टेबल नंबर 21 में ये सिग्मा CBC के लिए फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट वैल्यू होती है 7 और स्ट्रेस के लिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गई सिग्मा CBC की वैल्यू। अब देखते हैं सिग्मा ST की वैल्यू क्या होती है। अब चलते हैं IS कोड में। तो IS कोड में देखिए ये है पेज नंबर 82, ठीक है, टेबल नंबर 22। अब इसमें आपको FE415 के लिए आपको सिग्मा ST की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। टेबल नंबर 22 में जब आप आएंगे तो आपको इतने सारे कॉलम देखने को मिलेंगे। आप इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि FE415 कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे IS432 लिखा हुआ है, यहाँ पे IS432 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जब आप आएंगे लास्ट कॉलम में तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेड, यानी स्टील का ग्रेड लिखा है FE415 जो आपको चाहिए। तो 415 ग्रेड के लिए आपको वैल्यू देखनी है। अब 415 ग्रेड में भी आपको देखनी है कि किसके लिए वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सिग्मा ST और सिग्मा SV, ठीक है। तो सिग्मा ST आपको यही वैल्यू चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप यहाँ सामने आएंगे तो आप देखेंगे FE415 के लिए आपकी वैल्यू दी है 230, यानी कि इस ग्रेड के लिए FE415 ग्रेड के लिए सिग्मा ST की वैल्यू हो गई 230 और स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ आप दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस आपका हो गया 230 और हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है कि सिग्मा ST इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ A है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टेप 2 में आपका एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपका जो फॉर्मूला दिया है उसमें m का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि m होता क्या है, ठीक है। तो m को कहते हैं मॉड्यूलर रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो ये होता है कि m इज इक्वल टू होता है ES अपन EC, ठीक है, मतलब EC अपन ES, ठीक है। देखिए अब EC क्या है और ES क्या है, ठीक है। तो m तो हो गया मॉड्यूलर रेशियो। EC जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट है और ES है यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो गया, ठीक है। तो कॉन्क्रीट के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्टील के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का जो रेशियो है उसी को मॉड्यूलर रेशियो कहते हैं और इसी का सिंप्लीफाई वे है ये, ठीक है। देखिए ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। अब देखिए यही फार्मूला यहाँ यूज़ हुआ तो m इज इक्वल टू लिखा है 280/3 जो कि फार्मूला था और सिग्मा CBC जो अभी आपने वैल्यू निकाली 7। तो जब आप यहाँ पे 280/3 × 7 पुट करेंगे तो आपके पास m की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि आपकी 13.33, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू m की, ठीक है। अब चलिए ये तो पहला स्टेप था जिसमें आपको AST फाइंड आउट करनी पड़ती है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो इतना तो समझ में आएगा। तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। उन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो फार्मूला निकलेगा उसके हिसाब से आप एक फार्मूला चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला इस बीम के लिए अप्लाई होगा इसके डिज़ाइनिंग में और उसी के थ्रू आप MOR निकालेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि फाइंड एक्से का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो आपको दिख रहा है ना बीम के टॉप से लेके ये हाफ यानी न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी, इसी को एक्से कहते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको निकालना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ Na का मतलब न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है, कि बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स है। ये फॉर्मूला होता है जो आपको डब्ल्यू एस एम मेथड में आपको एक्चुअल डेप्थ के लिए यूज़ करना होगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए। अब इसमें सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले बी की वैल्यू दी हुई है। बी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 300 mm, ठीक है। तो बी की जगह 300 mm। एक्स से आपको निकालना है तो आपने एक्स स्क्वायर लिखा, बाई टू था तो 2 लिख दिया। एम की वैल्यू अभी अभी मॉड्यूलर रेशियो निकाला आपने 13.33, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए ए एस टी आपने ये इसलिए पुट किया क्योंकि अभी आपने निकाला 3 बार्स ऑफ 16 mm। तो 3 मल्टीप्लाई एरिया 5/4 और डी स्क्वायर की जगह 16 का स्क्वायर, इतना सॉल्व करने पे आया था। यही वैल्यू हमने यहाँ पुट की है ए एस टी की जगह। अब ब्रैकेट में दिया है डी माइनस एक्स से, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपने अभी इफेक्टिव डेप्थ क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था 500, वही मैंने 500 लिख दिया, माइनस एक्स से निकालना है तो एक्स से लिख दिया, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप एक साथ कैलसी में रख के सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको इस सारे इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरे इक्वेशन को एक साथ कैलसी में रखेंगे तो आपको डायरेक्ट कैलसी आपको आंसर दे देगी जो भी आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए, जो कि आपको एक ही लाइन में रहे, हमने 2 को 300 से कट कर दिया तो कितना हुआ 150। अब ये पूरा इक्वेशन एक सिंपल लाइन में लीनियर में बना हुआ है। अब आप इसको आराम से कैलसी में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एक इक्वेशन को जो कि आपका 2 डिग्री है कैसे आप कैलसी में पुट करेंगे कि आपको वो तुरंत ही उस वैल्यू का आंसर दे दे जो भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका इक्वेशन ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है। अब आप इसको कैसे कैलसी में सॉल्व करेंगे कि आपका यही जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आपको एक्स की वैल्यू दे दे जो कि आपकी 2 डिग्री में दी हुई है, ठीक है। तो 2 को हमने काट दिया 300 से तो 150 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को एक साथ पुट करता है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए आपको अपनी कैलसी को ऑन मोड पे करना होगा, ठीक है। ऑन करने के बाद से अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट इक्वेशन आप ऐसे ही पुट करेंगे। आपको कोई भी इक्वेशन वगैरह, जैसे आप जब 2 या 3 वेरिएबल्स का जब होता है, जब आपको 2 अननोन दिए होते हैं, तो आप यहाँ पे मोड पे जाके इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपको ये नहीं यूज़ करना, आपको डायरेक्ट पूरा पुट करना है। सबसे पहले क्या देगा 150 देगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे 150 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि ये अननोन है, आपको ये निकालना है। तो यहाँ एक्स दिया हुआ है, मान के चलिए ये एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। क्योंकि आपकी कैलसी में तो एक्स नहीं दिया होगा, एक्स वाई जेड यही दिया होगा, तो मान के चलिए ये एक्स है, ठीक है। तो आप कैलसी में देखिए, यहाँ आपको ध्यान दिए, यहाँ लिखा हुआ एक्स, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्स रेड कलर का बना हुआ है, तो कैलसी में रेड कलर वाली चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको अल्फ़ा का यूज़ करना होगा, क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर भी रेड सिंबल बना हुआ है। तो जब आपको येलो चीज़ें यूज़ करनी होगी तो आप सिर्फ प्रेस करेंगे, जब आपको रेड यूज़ करना होगा तो आप अल्फ़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप अल्फ़ा दबा के एक्सपेंडर करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा मैंने दबाया और एक्सपेंडर किया, ठीक है। तो ये हो गया 150x, लेकिन आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, तो सिंपली ये अपर का बटन दिया हुआ है, अपर पे प्रेस करेंगे और 2 लिख देंगे, ये हो गया आपको 150x स्क्वायर, ठीक है। 150 मैंने पुट किया, अल्फ़ा दबा के एक्स एंटर किया और अपर का सिंबल लगा के 2 एंटर कर दिया, ठीक है। ये हो गया 150x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल टू के लिए देखिए यहाँ सॉल्व के बगल में इक्वल टू का ऑप्शन दिया हुआ है, पर वो भी रेड कलर से है, तो आपको अल्फ़ा दबा के इक्वल टू पुट करना होगा। ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए आगे क्या है 13.33, अब इसको लिखते हैं 13.33, ठीक है। ये हो गया 13.33। अब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई यूज़ करिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 603.185, ठीक है। तो 603.185, ठीक है। देखिए 603.185 ये भी पुट कर लिया। अब देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 500 लिखेंगे तो ये पूरे का 500 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा और ये अलग से एक वैल्यू लेगा, इसीलिए आपको पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो सिंपली एक ब्रैकेट लगाइए, 500 दिया तो 500 लिखिए, माइनस दिया तो माइनस लिखिए। अब यहाँ एक्स है, ये वही है जो यहाँ था एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही है, तो एक्स के लिए हमने एक्स लिया था, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा दबा के एक्स एंटर करना है, अल्फ़ा प्रेस करिए और एक्स एंटर करिए। ये पूरा इक्वेशन आपने रख लिया यहाँ पे कैलसी में, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आप क्लोज करिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए अब ये पूरा इक्वेशन आपने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ देखिए शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे सॉल्व का ऑप्शन दिया हुआ है।
जब आप शिफ्ट दबा के सॉल्व करेंगे तो अभी ये आपको ज़ीरो बोल रहा है, मतलब ये अभी वैल्यू आपको नहीं दे रहा है, अब ये रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। आपको एक बार और शिफ्ट दबा के सॉल्व बताना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए आपका कैल्सी में जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, उसके बाद आपको वैल्यू देगी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू में लिखा है 139.089। अब जब आप यहाँ ध्यान देंगे तो मैंने भी वैल्यू वही लिखा है, एक्स इज इक्वल टू 139.089 mm, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो गई एक्चुअल डेप्थ की, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में आपको एक्सी जो होता है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। ये सबसे ईजी है, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है वो पुट करना है। एम की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली 13.33, वो मैंने पुट कर दिया। सिग्मा सी बी सी आपने कोड से देखा था जो कि 7 है, और सिग्मा एस टी 230 है। तो सिग्मा सी बी सी की जगह मैंने 7 रखा, सिग्मा एस टी की जगह 230 रख दिया, और एम सिग्मा सी बी सी की जगह 13.33 इंटू 7, जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वही नीचे पुट कर देंगे, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ भी दी है तो यही वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। मल्टीप्लाई टी की वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन था 500 mm, जो कि आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। इतना रख दिया। अब आप चाहें तो इसको भी एक साथ कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको अलग से इतना का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लेंदी होगा, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आप करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू एक साथ कैसे इनपुट करेंगे। अब कैसे करेंगे, आपको दो टर्म्स में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू। अब 500 ये है तो ये भी तो आपका इस लाइन के ऊपर ही है ना, तो आप इस पूरी वैल्यू को एक साथ लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को एक साथ। देखिए कैसे लिखते हैं, 13.33 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 13.33, ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 500 दिया हुआ है तो 500 हो गया, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गया ऊपर साइड की। अब आप इक्वल टू दबाएंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, 46655। देखिए ये ऊपर की वैल्यू हो गई, नीचे की वैल्यू तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये पूरी वैल्यू है, अगर डिवाइड के बाद सिर्फ आप 230 लिख के ये पूरा लिख देंगे तो वो सिर्फ 230 से डिवाइड करेगा। लेकिन जब आपको एक से ज़्यादा वैल्यू दी हुई है तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये एक से ज़्यादा थी तो ब्रैकेट का यूज़ हुआ। अब देखिए प्लस के बाद इसमें भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो आप इसके लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब जैसे ये लिखा है ना एज इट इज़ कैल्सी में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले ब्रैकेट था तो पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 230 है तो 230 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट है एक तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे, 13.33, ठीक है। मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ देखिए एक इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बंद होगा तो यहाँ पे आप दो ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इतना लिखने के बाद आपको इक्वल टू दबाना है। आपकी ये वैल्यू आएगी 144.304। अब देखिए मैंने क्या लिखा है 144.304, यही आपकी एक्सी की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे EST निकाला, एक्चुअल डेप्थ निकाला और क्रिटिकल डेप्थ निकाला। अब देखिए आप एक्स की वैल्यू जो है 139 है, 139, एक्सी की जो वैल्यू है वो 144 है, ठीक है। तो अब देखिए एक्सी जो है वो एक्सी से छोटा है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या देखते हैं, तो देखिए एक्सी की वैल्यू थी आपकी 144 और एक्सी की 139, तो एक्सी आपका एक्सेस से बड़ा हो गया। तो जब एक्सी जो है वो आपका एक्सेस से बड़ा होता है ना तो आपका सेक्शन जो है वो अंडर रीइंफोर्स्ड कहलाता है। जब एक्सी बड़ा होगा तो अंडर रीइंफोर्स्ड कहलाएगा, और जब एक्स से बड़ा होगा तो ओवर रीइंफोर्स्ड कहलाएगा, और जब दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस सेक्शन कहलाएगा, यानी कि ना ही कॉम्प्रेशन मतलब ना ही क्रिटिकल और ना ही एक्चुअल, ठीक है। तो अभी एक्सी बड़ा है तो हम अंडर रीइंफोर्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब सेक्शन जो है यानी कि बीम का जो सेक्शन है वो जब अंडर रीइंफोर्स होता है तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए MORT। अच्छा एक और आपको ट्रिक बताते हैं जिससे आप इजीली जान सकते हैं कि आपका अंडर रीइंफोर्स होने पे कौन सा फार्मूला लगेगा और अगर ओवर रीइंफोर्स है तब कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली अगर ये आपका बीम दिया, ठीक है, बीम दिया है, बीम में एक बीच में न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, NA। अब देखिए बीम में ये होता है कि ऊपर जो होता है वो हमारा कॉम्प्रेशन जोन होता है, नीचे जो होता है वो टेंशन जोन होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है वो C है और नीचे T है, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू ये x से होती है, ठीक है, और नीचे की वैल्यू XC होती है, ठीक है। तो ऊपर हो गया x से, नीचे हो गया XC। अब देखिए जब आप अपने घर में रहते हैं तो आप सुरक्षित होते हैं, और जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो आप सुरक्षित नहीं होते हैं।
तो ये अपने घर में है तो ये एज इट इज़ रहेगा, मतलब एक्स से है तो ये यही रहेगा, दूसरा वाला जाएगा ये अनसेफ होगा, ठीक है। तो जब ये वाला इसमें जाएगा तो एक्स से जब ग्रेटर देन एक्स ही होगा तब आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कॉम्प्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब आपका एक्स सी जो है वो बड़ा होगा ऊपर वाले से, यानी कि जब ऊपर वाला नीचे की साइड आएगा तो आप टेंशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए एक्स सी बड़ा एक्स से, यानी कि नीचे वाला कंडीशन हो रहा है, ऊपर एक्स से नीचे एक्स सी, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, तो उसके लिए आप जो कंडीशन लगाएंगे वो अंडर रीइंफोर्स होगा। और तब ये नीचे की साइड है तो यानी टेंशन वाला है, इसीलिए MORT यूज़ किया गया, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आप कॉम्प्रेशन जोन लगाते हैं उसके लिए दूसरा फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, तब आप वो यूज़ करते हैं। अभी के लिए ये यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एस टी की वैल्यू आपने निकाला था, ठीक है, 3 बार्स ऑफ 16 mm से, ठीक है। तो वो हो गया सिग्मा एस टी की वैल्यू Fe415, ठीक है, उससे 230 आया था, आपने कोड से देखा था। एस टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, ठीक है। डी की वैल्यू आपका दिया हुआ था 500 है क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू अभी अभी आपने पीछे निकाला 139.12, ठीक है, और 3 दिया हुआ था 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप इस वैल्यू को भी एक साथ कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक साथ सॉल्व करें, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक लाइन से पुट करेंगे, 230 दिया तो 230 हो गया, ठीक है, क्रॉस 603.185 दिया तो 603.185 ये हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में दिया होगा तो ये एक टर्म है, मतलब एक से अधिक टर्म है ना, एक और एक दो एक साथ लिखा हुआ, तो पहला ब्रैकेट लगाएंगे 500, ठीक है, माइनस दिया तो माइनस। अब पीछे मैंने देखा, पीछे बताया था जब मल्टीप्लाई था तब भी 2 टर्म था, तो जब डिवाइड है तो भी 2 टर्म होगा ना, तो आप इसके लिए भी एक अलग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट 139.12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो पहला ब्रैकेट जो इसके लिए ओपन हुआ 139 के लिए, और दूसरा जो ये 500 के लिए यूज़ है, यानी कि 2 ब्रैकेट आपको बंद करना पड़ेगा। अब आप सिंपल इक्वल टू दबाइए तो देखिए इतनी वैल्यू आई, यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है 629327827844.21, ठीक है। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो न्यूटन mm में आती है, तो आपको न्यूटन mm में नहीं लिखना है, आप किसी भी मोमेंट को न्यूटन mm में नहीं लिखते, किलो न्यूटन मीटर में लिखते हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो पॉइंट है उसको आपको 6 टाइम पीछे करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो पॉइंट है वो 2 के बाद आ जाएगा, तो 62.93, ठीक है। तो कितने टाइम आपने पीछे किया, 6 टाइम पीछे किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 62.932 इंटू 10⁶ न्यूटन mm होगा, ठीक है। अब देखिए न्यूटन mm था तो न्यूटन को भी किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो मतलब ये पीछे आया तो -6 होगा, सॉरी -6 होगा, ठीक है। तो जब ये न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10⁻³ होगा, ठीक है। और जब mm को आप चेंज करेंगे मीटर में तो भी -3 होगा, यानी कि -3 और -3 6 हो गया। तो यहाँ 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 6 का यूज़ करके न्यूटन mm को किलो न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, तो आपकी नॉर्मल वैल्यू आएगी 62.93, ठीक है। ये हो गया आपका +6 था, सॉरी +6 था, और जब न्यूटन mm को चेंज करेंगे तो 62.93 2 इंटू 10⁶, और ये इंटू ये -3 और ये -3, न्यूटन का किलो न्यूटन में चेंज किया तो -3 और mm को चेंज किया मीटर में तो -3, तो 3 और 3 -6, तो इस -6 से ये +6 कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा 62.932, ये सिंपल यही आंसर आ जाएगा, वो आएगा किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए बाय यूजिंग WSM मेथड कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर था। पहले आपने ST निकाला, फिर आपने एक्चुअल डेप्थ निकाला, फिर क्रिटिकल डेप्थ, और दोनों को कंपेयर करके आपने फार्मूला लगा के MOR कैलकुलेट किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।